हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है फिजिक्स का। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, खासकर मानव नेत्र में के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये यहाँ से आप काट दीजिए। तो मानव नेत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूरदृष्टि दोषों को कैसे ठीक किया जाता है और प्रकृति में कुछ आश्चर्यजनक प्रकाशीय परिघटनाएं कैसे गठित होती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना और कार्य क्या होता है। क्या होता है मानव नेत्र की संरचना और कार्य। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें रंगों की दुनिया देखने योग्य बनाता है। ठीक है, यह एक कैमरे की तरह काम करता है। प्रकाश कॉर्निया, यहाँ पे कॉर्निया होती है, ठीक है, से जो स्वच्छ मंडल से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जहाँ अधिकांश अपवर्तन होता है। इसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये जो देख रहे हैं आप पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, जो कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकस करता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। रेटिना होती है, रेटिना यहाँ पे होती है पीछे, और जिसमें दृष्टिपथ, इस पर प्रतिबिंब बनता है, जहाँ प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं जो भी सिग्नल होता है उसको कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क में, जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, अब आता है समंजन क्षमता और दृष्टि की सीमाएं। समंजन क्षमता क्या होती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से फोकस दूरी बदलती है, और जो लेंस होता है उसको जैसे फोकस कम करना है, फोकस ज़्यादा करना है, तो उसका काम कौन करता है, पक्षभामी पेशियाँ। ठीक है, पक्षभामी पेशियाँ जो कि लेंस को मोटा या पतला करती हैं, जिससे निकट की वस्तु या दूर की वस्तु हम स्पष्ट देख पाते हैं। फिर आता है निकट पॉइंट। सामान्य दृष्टि वाले जो वयस्क होते हैं, जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इससे कम दूरी पर वस्तु धुंधली, मतलब जो एक सामान्य इंसान की आंख होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से देख सकता है। इससे अगर कम पास में है तो वह चीज धुंधली दिखाई देगी। फिर होता है फार पॉइंट, यानी कि दूर बिंदु। सामान्य नेत्र जो होता है वो अनंत दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। इस प्रकार सामान्य जो नेत्र होता है वो क्या है कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। ठीक है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम अनंत है। अब आता है दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कौन कौन से, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष जो युक्त व्यक्ति होते हैं उनको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं बहुत ही धुंधली दिखाई देती हैं, जो कि दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि अभिनेत्र की जो लेंस है उसकी वक्रता अत्यधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। समाधान क्या है, इसके लिए आपको अवतल लेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष में वस्तुओं को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट बिंदु सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। कारण क्या हो सकता है इसका, इसका कारण यह है कि जो अभिनेत्र जो लेंस है नेत्र का, उसकी फोकस दूरी अत्यधिक हो गई है और नेत्र गोलक छोटा हो गया है। समाधान,
इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दीर्घ दृष्टि दोष का समाधान होता है। इसके बाद आता है दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। दीर्घ दृष्टि दोष संशोधन। उत्तल लेंस पास की वस्तुओं के प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि आयु में वृद्धि के साथ समंजन क्षमता घटती है, पक्षभामी पेशियां कमजोर होती हैं और क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम होता है और निकट बिंदु दूर हट जाता है। तो इसके लिए मतलब इसमें दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, दोनों होता है। तो इसमें द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोनों दोष हो जाते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दोनों हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो ऐसे में द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल का होता है जो कि दूर को देखने के लिए, और निचला भाग उत्तल का होता है पास को देखने के लिए। ठीक है। तो जो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सबसे पहले होता है आपका निकट, फिर दूर, और फिर जरा। कौन सा दृष्टि दोष? फिर होता है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद आते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण। प्रिज्म अगर सिंपल भाषा में समझे, प्रिज्म एक तरीके का वस्तु है, या कांच का त्रिभुज होता है। प्रिज्म कांच की एक वस्तु होती है, जिसमें से अगर प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो प्रकाश विक्षेपण हो जाता है। प्रकाश जो होता है वो रंगों में विक्षेपित हो जाता है, 7 रंगों में। ठीक है, इसके अंदर। और जब इसके बाहर से निकाला जाता है तो फिर वो अपने उसी रूप में आ जाता है, वाइट कलर में। ठीक है, प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कांच के त्रिभुज प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ प्रकाश को अपरिवर्तित करते हैं। आयताकार स्लैब के विपरीत प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न वर्ण अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसी कारण प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती। जैसे मान लो यहाँ से कोई वाइट कलर, कोई हमने सफ़ेद रोशनी डाली। ठीक है, तो जब रंग विक्षेपित होंगे तो जो कम झुकेगा जो सबसे कम झुकेगा वो रेड कलर होगा। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट। और जो सबसे ज़्यादा झुक जाएगा वो बैंगनी कलर होगा। ओके, अब आता है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण और एक्सपेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? अगर आपको उसको याद करना है तो सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा। V I B G Y O R। ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आइजैक न्यूटन ने दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम को पुनः श्वेत प्रकाश में परिवर्तित किया, जिससे सिद्ध हुआ कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना। तो जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, जैसे एक ये त्रिभुज है, एक प्रिज्म है, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे प्रिज्म इसके बराबर रख दिया। और जैसे यहाँ से प्रकाश डाला, ये तो वाइट हो गया। ठीक है,
तो ये तो सफ़ेद था, यहाँ से सफ़ेद आया, यहाँ से ये रंगों में विभाजित हो गया, और जब यहाँ से ये फिर इधर से इधर गया तो ये फिर वाइट निकल गया। ठीक, मतलब प्रिज्म को उल्टा करके। फिर आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का जो वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों द्वारा बनाया गया प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल के सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और सूर्य की रोशनी उन बूंदों से होकर जब निकलती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण 3 तरीके से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है और पुनः अपवर्तन होता है। अपवर्तन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जल की बूंद में प्रवेश करते समय अपरिवर्तित होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये हमेशा याद रखना। आंतरिक परावर्तन, बूंद के अंदर प्रकाश आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। और पुनः परावर्तन, बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित होता है, जिससे विभिन्न वर्ण अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। फिर आता है वायुमंडलीय प्रकाश और वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बहुत ही, जैसे तारों का टिमटिमाना, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात तारे का जो प्रकाश होता है वो निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए तारों की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तथा जो तारे बिंदु स्रोत हैं, इसलिए प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। जैसे तारे हमारे वायुमंडल से बहुत ही दूर हैं, जो उनका प्रकाश आता है तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनसे अपवर्तित होकर, ठीक है, उनसे अपवर्तित होकर जो हमें क्या लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। उन्हें विस्तृत स्रोत माना जाता है। अनेक बिंदु स्रोतों से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन का औसत शून्य होता है, इसलिए टिमटिमाना निष्प्रभावी हो जाता है। जैसे तारा कहीं बहुत दूर है, इतना बड़ा दिख रहा है वो, मान लो ये, ठीक। ग्रह तो ग्रह बिंदुओं का समूह है, ऐसे ऐसे कई पॉइंट है, इनसे जो प्रकाश आ रहा है वो नहीं टिमटिमाएगा। लेकिन अगर एक बिंदु से प्रकाश आ रहा है तब वो टिमटिमाएगा। यही फर्क है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन और आकाशकरण। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। टिंडल प्रभाव से हम प्रकाश का मार्ग पता कर सकते हैं कि प्रकाश किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए धुएं से भरे कमरे में प्रकाश किरण पुंज दिखाई देता है। अगर आप किसी कमरे में धुआं भर दीजिए, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश की दिशा किस तरफ है, क्योंकि कणों से विसरित प्रकाश हमारे पास तक पहुंचता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु और सूक्ष्म कणों का आकार नीले प्रकाश की छोटी तरंग के अनुरूप है। ये कण नीले प्रकाश को लाल प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, इसलिए प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय सूर्यास्त। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से निकट होता है, इसलिए प्रकाश को अधिक वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्ण होता है, जिससे लाल और नारंगी प्रकाश हमारे पास पहुंचता है और सूर्य हमें लाल कलर का दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना होता और आकाश काला प्रतीत होता, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला दिखता है, क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। अगर बहुत ही अधिक ऊंचाई पर आप उड़ रहे हैं तो आपको आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये था एक शॉर्ट एक तरीके से वन शॉट था नेत्र का, शॉर्ट तरीके से समझने के लिए, जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में ये बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।